Assalamu alaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is electromagnetism. हमने अपने लास्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग चार्जेस को डिटेल में देखा। अब इसमें हम देखेंगे कि जब भी चार्जेस किसी भी वायर या किसी भी जगह से गुजरते हैं तो वो अपने अक्रॉस क्या चीज़ जनरेट करते हैं। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं किसी वायर में तो वो अपने अक्रॉस एक राउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब उसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर एक कार्डबोर्ड लें और उसके अंदर से एक वायर को गुजरवा दें और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हम कंपास नीडल प्लेस करें तो जब हम बैटरी ऑन करते हैं यानी कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं और करंट फ्लो करता है तो वो जो कंपास नीडल हैं वो अलाइन हो जाती हैं, विच शोज कि इनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, हमें ये बात पता है कि जो भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल होता है, चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं और अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसके लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं वो है राइट हैंड रूल, एंड इट इज़ स्टेटेड दैट grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current, then curling fingers of your hand will point in the direction of magnetic field. अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड है कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही होगी। अब इसमें आपको ये बात पता है कि जो फोर्स है ना हमारे पास बेसिकली ना लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इसके अलावा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई और एल के, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे बी, और बी जो होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है। और इसमें हम अगर किसी एंगल के ऊपर बात करें तो ये बी आई एल साइन थीटा होता है, और ये बात हमने वेक्टर प्रोडक्ट में भी पढ़ी कि जब भी हम साइन थीटा को हटाते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म को अटेन कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी आई इंटू एल क्रॉस बी के। और इसके अलावा हम फोर्स निकालते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस रूल इज स्टेटेड दैट स्ट्रेच द थंब, forefinger and the middle finger of the left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, then the thumb would indicate the direction of force acting on the conductor. यानी कि अगर हमारे पास जो forefinger और middle finger फील्ड और करंट को जनरेट कर रही होंगी तो हमें इससे पता चल रहा होगा अपने स्ट्रेच थंब से कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। इसके बाद जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, हमने अपने लास्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सिमिलरली बिल्कुल इससे रिलेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि बस ई और बी का फर्क है क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, तो इसमें हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो बी डॉट डेल्टा ए के इक्वल होगा। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम बी ए कॉस थीटा कहेंगे। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं वेबर, और वेबर को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर से। अगर हमारे पास वो जो यूनिट एरिया है अगर वो टिल्टेड पड़ा हुआ है तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा होगा, और अगर वो हमारे पास इस तरह है कि नॉर्मल यानी कि जो एरिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी कि एंगल जीरो है तो हमारे पास फ्लक्स जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ cos 90 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ में बेसिकली हम एक क्लोज लूप को स्टडी कर रहे होते हैं कि इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है। इसकी हम एक डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद हम एम्पेयर लॉ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उस रेडियस ऑफ द स्फीयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर हमारे पास छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो हमारे पास एक डेरिवेशन या एक इक्वेशन बनती है वो बनती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ओवर 2 पाई आर। अब इसमें म्यू नॉट जो है ना हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इसकी एक वैल्यू है जिस तरह हमारे पास कांस्टेंट k की इन कूलम्स लॉ दी थी, इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू रेज पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 पाई आर जो है हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे म्यू नॉट आई आएगा। और आपको ये बात पता है जो 2 पाई आर है ये चेंज इन लेंथ यानी कि उसकी पूरी लेंथ को बता रहा होगा डेल्टा एल को। और इसमें आपको पता है कि जब भी हम एक लूप को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं कि उन समेशन में सारी की सारी लूप शामिल रहती है और हमारे पास फाइनल टर्म जो एम्पेयर लॉ की बचती है वो बचती है समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
और इसी एम्पेयर लॉ के बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड की बात करेंगे। सोलेनोइड से मुराद मेरा ऐसा है कि किसी भी वायर को हम इस तरह रोटेट करवाएं कि वो एक कॉइल की फॉर्म अचीव कर ले, और जब हम उसके अंदर से करंट को पास करवाएंगे तो वही कॉइल हमारे पास एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा होगा, और इसका जो हमारे पास एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल की तरह एक्ट कर रही होगी, और उसमें हम बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए उसका नॉर्थ पोल भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो, अगर हम अपनी कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवॉल्व करवाएं तो हमारे पास जो इरेक्टेड थंब होता है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को शो कर रहा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव करेगा। अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी और उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उसकी डेरिवेशन क्या है उसको मैं बताता हूं। जो हमारे पास फोर्स है ना, बेसिकली वो इक्वल होती है Q इंटू V क्रॉस B के। और आपको ये बात पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो उसकी जगह हम साइन थीटा लगाते हैं, और आपको ये बात पता है कि जब भी साइन थीटा की वैल्यू 90 हो तो वो मैक्सिमम होता है, यानी कि हमारे पास फोर्स तब मैक्सिमम होगी जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि QVB, और मिनिमम कब होगी जब हमारे पास थीटा 0 होगा। तो इस तरह आप फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि E/m रेशियो जो इलेक्ट्रॉन की ना वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक डेरिवेशन को देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो इक्वल टू QVB है, और फोर्स मेरे पास सेंट्रीपिटल है क्योंकि वो स्फेरिकली मूव कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो mv²/r के इक्वल होती है। और जब हम इसको E/m के साथ रिलेट करें तो E/m हमारे पास v/br के इक्वल होती है, और हमारे पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² है वो इज इक्वल टू ev होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मेरे पास जो v है वो EBr/m के इक्वल आएगी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से देखूं और अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं और उसमें मैं v की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरे पास हाफ m और ब्रैकेट यानी कि जहां पे v था वहां पे मैं EBr/m लिख रहा हूं, और इसका जब हम स्क्वायर लें तो हमारे पास E², B² और R² आ जाएगा, और सिमिलरली जो m है वो भी हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर वाला। अब ये कटेंगे ना हमारे पास, तो हमारे पास कुछ जो टर्म बचेगी वो बचेगी E/m इज इक्वल टू 2v/b² r², और ये हमारे पास E/m रेशियो का मेन फार्मूला है जो हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालते होते हैं। आपको पता है जब हम एक परमानेंट मैग्नेट यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान एक कॉइल को प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जब वो मैग्नेटिक फील्ड उसके फ्लक्स को क्रॉस करती है तो वहां पे फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर का, और ये हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लोग चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली करंट को डिटेक्ट करते हैं कि अगर करंट किसी वायर में से गुजर रहा हो और उसमें हमने चेक करना हो कि करंट गुजर रहा है नहीं, तो हमारे पास जो डिवाइस यूज होती है वो गैल्वेनोमीटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हमारे पास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं, और उस कॉइल को हम इस तरह स्प्रिंग से करते हैं ना कि जब भी करंट गुजरेगा आपको पता है उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और जब रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो वो नीचे जो स्प्रिंग है ना उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। अब रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने की वजह से ना हमारे पास ना जो गैल्वेनोमीटर का डिस्प्ले है ना उस पर डिफ्लेक्शन शो होगी, और जो ही हमारे पास वहां पे कांस्टेंट होगा और रीस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी जगह पे आएगी तो हमारे पास नीडल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, विच शोज की डिटेक्शन होगी। क्योंकि डिटेक्शन का मतलब है कि एक दफा हमारे पास जो नीडल है ना वो मूव करेगी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन ना आपके बोर्ड के पेपर में आता है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में चेंज करते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एम मीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर था ना डिटेक्शन के लिए, अब एम मीटर है मेजर करने के लिए कि करंट को बेसिकली हम मेजर करते किस तरह। इसकी कन्वर्जन बहुत आसान है कि हम जस्ट एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के। उसमें होता है क्या कि हमारा जो करंट है ना वो उस शंट रेजिस्टेंस से पास होना शुरू कर देता है, और हमारे पास जो मेजर पार्ट है वो हम उसको मेजर कर लेते होते हैं। इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसको देख लें कि आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इज इक्वल टू RG/IG है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। और अगर मैं यहाँ पे IG की बात करूँ यानी कि तो हमारे पास वो क्या है IG है, क्योंकि वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, जबकि इसमें जो दूसरा करंट है वो क्या है टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट जो शंट रेजिस्टेंस में जा रहा है, यानी कि I - IG। और अगर मैं इस RS को I - IG के जगह लिखूं तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास RS
इज इक्वल टू आर जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी आएगी। ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस निकालने की वैल्यू है, जिसके जरिए हम अपने शंट को डिफाइन करेंगे कि कैसे हम उसको अपने सर्किट में प्लेस करें और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लें। और इसी के बाद हमारा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जब हमने गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में चेंज किया था तो हमने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाई थी। वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब हाई रेजिस्टेंस लगाने का हमें फायदा क्या होगा कि उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा और उसको हम इजीली मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। इसके लिए जो हमारे पास डेरिवेशन है वो ये है कि हमारे पास देखिए, आपको पता है कि जो सीरीज में ना वोल्टेज डिवाइड होता है, जबकि हमारे पास करंट जो होता है वो सेम रहता है। तो इस तरह मेरे पास जब वोल्टेज डिवाइड हो तो मेरे पास टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी जी प्लस वी एच आया। वी जी से मुराद मेरा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, जबकि वी एच जो है मेरे पास रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है। अब इसमें वी जी की जगह मैं आई जी आर जी और वी एच की जगह आई जी आर एच लिखूंगा, क्योंकि वो जो हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाई है ना, मैंने उसको आर एच से डिनोट किया है। और अगर मैं इनमें आई जी को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आर जी प्लस आर एच आएगा, जो कि हमारे पास वोल्टेज निकालने का एक प्रॉपर इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं आई जी को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो आपको पता है बाय यूजिंग ओहम्स लॉ वी ओवर आई जी हमारे पास आर के इक्वलेंट होगा। तो यूँ मेरे पास जो है आर एच, इसके अलावा हम निकाल सकते हैं कि आर जी को अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। तो आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। और अब हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है एवोमीटर। एवोमीटर जो है ना AVO यानी कि एम्पेयर, वोल्टेज और ओहम मीटर से रिलेटेड है कि ये एक ऐसा मीटर है कि जिसमें हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं जस्ट बाय स्विचिंग। इसमें स्विचिंग में हम, मेरी मुराद इस तरह है कि जब इसको हम X1 पे, आपके सामने जो फिगर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी हम उस नीडल को X1 पे लगाएंगे तो वो वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, जब उसको X2 पे लगाएंगे तो वो करंट मेजरिंग सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, और सिमिलरली जब हम उसको X3 पे लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट यानी कि ओहम मीटर की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम करंट मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर मैंने उसको X2 पे प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि वो एक ऐसे सर्किट की तरफ अपने सर्किट को ले जाएगा जिसमें हमारे पास शंट रेजिस्टेंस लगी होगी इन टर्म्स ऑफ पैरेलल। तो इसके जरिए ये एम मीटर की तरह बिहेव करेगा और हम इसमें इजीली करंट को मेजर कर लेंगे। और अगर वोल्टेज मेजरमेंट की बात करें तो ये अपने सर्किट को ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां पे उसके साथ रेजिस्टेंस जो है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगी होगी, और वो उसको इस तरह एनालाइज करेगी कि हमारे पास टोटल जो वोल्टेज है ना वो हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। और हमारे पास रेजिस्टेंस मेजर सर्किट की अगर बात करूं तो उसमें हमारे पास एक हम वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टर्स के जरिए हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर चेंज हो रही होती है, और वो जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है ना वो हमारे पास एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करके दे रही होती है। इसको हम अपने चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपकी बुक में डिजिटल मल्टीमीटर की बात की है, जिस तरह एवोमीटर मैंने बताया ना कि एवोमीटर ना हमारे पास ना एक एनालॉग से मीटर है जिसमें हम नीडल के जरिए ना करंट, वोल्टेज और इसके अलावा रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं। अगर डिजिटल मल्टीमीटर की बात करूं तो इसमें हमारे पास एनालॉग नहीं होता, इसमें हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सारी की सारी चीजें डिस्प्ले हो रही होती हैं। जस्ट हमने इस नॉब को वोल्ट मीटर पे करना है तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और यही हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम टॉपिक समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इट्सा फ्रॉम tutoria.pk।